देखो, जब भी कभी हम खली को देखते हैं ना, तो मोस्टली मोस्टली क्या, हर बार ही खली के साथ जो बंदा खड़ा होता है उसे खली नीचे ही देख रहे होते हैं, क्योंकि खली की हाइट है 7 फीट एंड 2 इंचेस। लेकिन आप इस फोटो को देखो भाई जरा, ये बंदा जब खली के सामने खड़ा है तो ये खली से इतना लंबा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि खली कोई नॉर्मल हाइट का इंसान है। खली की हाइट 7 फीट 2 इंचेस है, और भाई इस बंदे की हाइट है 8 फीट और 2 इंचेस, यानी खली से पूरा आप बोल सकते हो 1 फीट बड़ा। और भाई ये तो बंदा भी छोटा है, इसकी जो एज है वो सिर्फ 17 साल है। तो भाई ये तो कुछ अलग ही, मतलब ऐसा, ये फोटो अनरियल लग रही है, जैसे कि इसको एआई से बना दिया हो, लेकिन ये एक असली ही वीडियो है, फोटो है। और यहाँ पे खली ये भी बोल रहे हैं कि भाई मैं तुझे डब्ल्यू सुपरस्टार बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है खली को अपनी हाइट की वजह से काफ़ी एडवांटेज मिला था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि खली का हाइट वॉज दी ओनली फैक्टर जिसकी वजह से वो डब्ल्यू में सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन उससे पहले आप जरा एनजेपीडब्ल्यू में, जापान में जब वो बाहर रेसलिंग करते थे, तो उस टाइम पे उनकी रेसलिंग स्किल भी देख लो। तो अगर सही में खली ने इस बंदे को अपनी शिक्षा और दीक्षा दे दी, तो शायद हो सकता है फ्यूचर में जाके अच्छा खासा बल कर ले, तो डब्ल्यू में सुपरस्टार ही दिख जाए। क्योंकि 8 फीट भाई, ये हाइट कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो जाती है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और भाई सीएम पंक एक ऐसा बंदा है जो कि कितना ही कंट्रोल में रख लो, लेकिन इसके मन में जो बात होगी वो ये बोलेगा। अब आप खुद सोचो, ये वो बंदा है जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऐसी बात कैसे बोल सकता है भाई? ऐसा कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन वो ये कहते हैं कि रेसल पलूजा बहुत ही रिडिकुलस नेम है, और मैं तो रेसल पलूजा लेना भी नहीं चाह रहा अपने मुंह से। जबकि उस जगह पर सीएम पंक गए थे ये ईएसपीएन पे जो डब्ल्यूडब्ल्यू का पीएलईज होने वाले हैं ना, उसको प्रमोट करने के लिए। तो सोचो, जिस शो को प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं उसी का वो नेम नहीं लेना चाहते। और ये बात उन्होंने पब्लिकली बोल भी दी कि रेसल पलूजा जो नेम है मुझे बहुत ज़्यादा बकवास लगता है, बेकार लगता है। तो भले ही सीएम को कितना रोक लो, उसके दिल में जो बातें होंगी वो तो वो करेगा। और साथ में एजेली ने भी स्पोर्ट्स सेंटर के साथ एक इंटरव्यू दिया, तो भाई एजेली ने तो कुछ ऐसी बात बोल दी जो कि सीएम पंक, जो कि खुद उनके टैग टीम पार्टनर है, उनको ही थोड़ी सी ट्रबल में डाल रही है। तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल हूँ, मुझे नहीं पता मैं वहाँ जाके क्या करने वाली हूँ। क्या पता मैं उनके हेयर को ब्रेड करना शुरू कर दूँ, शायद में हो सकता है बेकी लिंच के मुंह पे काट दूँ, या फिर हो सकता है कि हम एक 4 वे किस करें। तो भाई अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये ग्रुप किसिंग की बात हो रही है, और ये एक रेसलिंग मैच में बात हो रही है। तो बहुत ही अलग सी ही चीज़ एजेली ने यहाँ पे बोल दी। और पता है उस टाइम पे ऑब्वियसली एजेली एंड सीएम पंक दोनों घर पे ही थे, तो एजेली की इस बात के ऊपर अपना लाइव रिएक्शन भी दिया वहाँ पे सीएम पंक ने। वो कहते हैं कि मैं सुन रहा हूँ कि हाँ एजेली का इंटरव्यू चल रहा है अभी, और अभी अभी उसने एक बात बोली कि एक 4 वे किस कुछ ऐसा करेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो सीएम पंक का ये जो रिएक्शन है बहुत ही हिलेरियस था। तो पता लग रहा है कि भाई ये काफ़ी अपना जो टाइम है उसको एंजॉय कर रहे हैं। इवन इसी वाले इंटरव्यू में सीएम पंक ने थोड़ा इस बारे में भी बात कर ली थी कि कैसे एजेली के साथ उनको टाइम स्पेंड करना सबसे ज़्यादा पसंद है, अपनी वाइफ के साथ ऑब्वियसली, और अब वो उनके साथ वही काम करती हैं, दोनों का प्रोफेशन भी सेम हो गया है। तो इस चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और ऑब्वियसली करना भी चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक अनाउंसमेंट और कर दिया, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी, लेकिन निक खान ने बता दिया, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के सीईओ हैं। उन्होंने बोला कि 2026 के अर्ली में एक डब्ल्यूडब्ल्यू प्रीमियम लाइव इवेंट करने वाली है इटली में। और अब जब ये अर्ली की बात हो रही है, तो लोग यहाँ पे फिर एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट की बात करें, क्योंकि अगर आप देखोगे कैलेंडर ईयर में एनुअली डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा ही करती है, जब वो एलिमिनेशन चेंबर को थोड़ा अलग अलग कंट्रीज से करवाना प्रेफर करती है। वैसे तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने यूएस में थोड़े अपने पीएलईज थोड़े नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही कम कर दी, जिससे उनको पता चला कि भाई बाहर जाके जो पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। एक बंदे ने इसके नीचे जो है रेसल पलूजा भी नेम रखा ना, तो उसने नाम बोल दिया रेसल पिज़्ज़ा प्रीमियम लाइव इवेंट से फिर डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकते हो, क्योंकि रेसल पलूजा वाले नाम की जो कह सकते हो बातें हैं, या फिर इसका जो क्रिटिसिज्म है वो हैवी तरीके से हो रहा है। बट मुझे लगता नहीं है ये ज़्यादा टिकने वाला है, कुछ टाइम की बात है, फिर हम लोग जो नाम है उसके साथ काफ़ी यूज टू हो जाते हैं। अभी इस ESPN के प्रमोशन में डब्ल्यूडब्ल्यू की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जैसे एक फुटेज और आती है जहाँ पे जिमी ऊसो और जे ऊसो यानी कि ऊसोज अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे हैं, और दोनों ही बार जे ऊसो की जो स्ट्रेंथ है वो जिमी ऊसो से ज़्यादा निकलती है। तो जिमी ऊसो बोल रहा है यार, अरे इसकी इसलिए निकल रही है ना क्योंकि ये ईट ईट करता है, तो इसकी वजह से इसका जो हाथ है वो बहुत स्ट्रांग है। फिर जब दूसरे हाथ से भी जे ऊसो ने हरा दिया जिमी ऊसो को, तो फिर वहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि यार मैं लड़के भी तो आया था ना, तो इसलिए थोड़ा सा अभी मेरे को ऐसा भारी भारी सा फील हो रहा है। फिर वहाँ पे एक बंदा नीचे कमेंट करके लिख रहा कि भाई जिमी ऊसो नेओमी को भी तो कैरी करता है, तो उसकी वजह से भी तो थोड़ा बंदा एग्जॉस्ट हो जाता होगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो फैंस करते हैं इंटरनेट पे। लेकिन इन बातों के साथ साथ मेन जो फोकस है वो रहता है हमारी स्टोरी के ऊपर,
और एक तगड़ी स्टोरी क्या सऊदी अरेबिया की रेसलमेनिया के लिए होने वाली है, जहां पर ये कहानी पकेगी किसके अराउंड, सऊदी अरेबिया के आप बोल सकते हो फैन फेवरेट बंदा सैमी ज़ेन। तो यहाँ पे जो स्पेकुलेशन है वो ये है कि जे उसो के कैरेक्टर में जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू चेंज कर रही है, आने वाले सालों में हमको जे उसो एक डिफरेंट ही सुपरस्टार नजर आएंगे। और रेसलमेनिया 43 के लिए सैमी ज़ेन वर्सेस जे उसो, कंसिडरिंग इनकी हिस्ट्री, ये ब्लड लाइन मेंबर्स हैं, इनके बीच में काफ़ी सारे ड्रामा हुए हैं, आगे जाके शायद एक रेसलमेनिया का आगे जाके एक मैच भी बड़ा बन सकता है, मेन इवेंट टाइप का भी बन सकता है। तो रेसलमेनिया 43 जो कि सऊदी अरेबिया में होगी, वहाँ पे एक हील जे उसो फेस करेगा फेस सैमी ज़ेन को। आइडिया वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए कैरेक्टर में डेप्थ बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि अगर मैं दो बंदे ऐसे बोलूं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पॉटलाइट में रहते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर में डेप्थ नहीं है, तो वो दोनों यही ही नाम है। जैसे अभी जे उसो के कैरेक्टर में डेप्थ आना ऐसा लग रहा शुरू हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना जो डिफरेंट बिहेवियर दिखाया, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। तो काम तो करना पड़ेगा इनको इस चीज़ के ऊपर। वैसे पोटेंशियल तो ये भी है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ 2 नाइट्स का रेसलमेनिया करती है, तो ये मैच मेन इवेंट भी कट जाए, तो पॉसिबिलिटीज तो फिर इसकी एंडलेस है। लेकिन वही है कि कैरेक्टर इनको बहुत बढ़िया बनाना पड़ेगा अपना। सीएम पंक के बारे में हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, और सीएम पंक ने एक और ऐसी बात बोली जो कि शायद उनके एक फ्यूचर मैच की तरफ इशारा कर रही है। तो उन्होंने लोगन पॉल के बारे में बोला, और मैं तो देखो सीएम पंक की इस बात से अग्री नहीं करता, आप लोग बताना आप क्या सोचते हो। तो उन्होंने बोला कि लोगन पॉल अपने आप को बड़ा अच्छा रेसलर या ये बंदा समझता है, लेकिन वो टॉप 100 में भी नहीं आता। वो बहुत अच्छा है, वो स्किल्ड है, उसने चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी सीखी हैं, लेकिन भाई अगर आप टॉप 100 में फिर भी लेके आना चाहोगे तो लोगन पॉल वहाँ पे नहीं आता। तो पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे सीएम पंक, यहाँ पे तारीफें भी कर दी, लेकिन उसके बाद यही बोल दिया कि वो टॉप 100 में नहीं आता। अब यहाँ पे वो टिपिकल रेसलिंग की बात कर रहे थे, शायद इस वजह से वो लोगन पॉल को उतना रेट नहीं करते। लेकिन ये एक इनके फ्यूचर मैच की तरफ इशारा करता है, क्योंकि ये भी एक ऐसा मैच है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू डेफिनेटली करेगी, क्योंकि अभी वैसे भी सीएम पंक एक फेस हैं और लोगन पॉल हील सुपरस्टार है। और आपको पता है कि सीएम पंक को लोग हील के तौर पे पहले ज़्यादा पसंद करते थे, तो इसके ऊपर कुछ सीएम पंक ने कमेंट भी किया कि भाई मैं हील बेटर हूँ, मुझे पता है, लेकिन वो कहते हैं कि एक हील नेगेटिव गाय बनना तो बहुत आसान है, लेकिन जब आपको अपने आप को अच्छा दिखाना हो तो वो चीज़ मुश्किल है। और वैसे भी अब इसमें अपने करियर के पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ कि यहाँ पे जो है नॉस्टैल्जिया से रिलेटेड चीज़ें होती है और काफ़ी दूसरी फैक्टर है, तो मुश्किल ये होने वाला है। बट देखते हैं आगे जाके चीज़ें कैसे चलती हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा टीज भी किया वैसे अपने हील टर्न को, लेकिन अभी आई डोंट थिंक सो इस पॉइंट पे कोई ऐसा चाह रहा है कि सीएम पंक का हील टर्न हो। एक बहुत ही वाइल्ड आइडिया आया वैसे कि एजे ली जैसा भी वापस आई है, तो वो तो है ही फैन फेवरेट, तो अगर उनके साथ ही कुछ धोखेबाजी दगाबाजी कर दे वो स्टोरी लाइन में, तो उससे फिर कैरेक्टर क्या ही बन जाएगा। लेकिन आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू इतना ज़्यादा अब सेंसिटिव नहीं होगी स्टोरी लाइन्स के साथ। बट यस होगा तो ज़रूर सीएम पंक का एक ना एक बार हील टर्न। ऐसा तो नहीं है कि ये बेफेस कैरेक्टर के साथ ही वो रहने वाले हैं। बुढ़ापे में जाके थोड़ी थोड़ी हर किसी की सटकने लगती है, ये बात हमको पता है। हमारा दिमाग उतना बढ़िया फंक्शन नहीं करता जैसे अपनी जवानी में करता था। तो रिक फ्लेयर ने एक वीडियो पोस्ट की है जहाँ पे पता नहीं किसी एक बार में वो हैं या फिर कहीं पे तो खाना खाने वाली जगह में, पता नहीं कहाँ पे हैं, यहाँ पे उन्होंने अपना जो प्लैंक है वही करना शुरू कर दिया, और उसकी वीडियो उन्होंने पोस्ट की 4 मिनट तक मैंने किया, तो उसके ऊपर कोट करके रिप्लाई किया उन्हीं की डॉटर ने। और शार्लेट फेयर की या आप कैप्शन देखो, वो लिखते हैं डैड प्लीज अ जिम, और उसके बाद अपने हेड को स्मैश करने वाली जो 3 इमोजीज हैं उसका प्रयोग यहाँ पे किया है शार्लेट फेयर ने। यानी कि बताना चले कि अरे पिताजी आपकी एज हो गई है, ठीक है प्लैंक वगैरह करो, लेकिन उसके लिए आप जिम जाके करो, यहाँ पे करने की क्या जरूरत है खुले में। वैसे सार्कास्टिक वे में ही था, अप्रिशिएट ही कर रही है वैसे वो रिक फ्लेयर को। और वैसे भी इस एज में 4 मिनट तक होल्ड कर रहे भाई, ये तो कुछ अलग ही लेवल का जो बोल सकते हो ना फिटनेस है वो है। इसीलिए शायद रिक फ्लेयर बोलते भी हैं कि भाई अभी मेरे अंदर एक और मैच बाकी है, लेकिन फैंस उस चीज़ को शायद देखने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। एक चीज़ देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, कभी कभी लगता है कि दूसरे की खुशी में भी खुद को खुशी मिल जाती है, और वो है एडम शेर, अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने सही करी है। वैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन के नाम से आप लोग इन्हें जानते हो। तो उन्होंने यूएसए नेटवर्क के साथ एक ओरिजिनल शो निकाला है, यानी कि यूएसए नेटवर्क पर अब वो फीचर होंगे जहाँ पे खाने से रिलेटेड है, क्योंकि कैरेक्टर है कुछ ब्रॉन स्ट्रोमैन का ऐसा जब वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, तो उसी के अराउंड ये कुछ शोज़ निकालने वाले अलग अलग एपिसोड्स होंगे जहाँ पे वो शायद डिफरेंट फूड्स ट्राई करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू से निकलने के बाद भी ऐसी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना, क्योंकि रेसलर्स क्या करते हैं वो दूसरे प्रमोशंस में जाते हैं, दूसरी चीज़ जब वो ट्राई करते हैं उतनी ज़्यादा उसमें ऑब्वियसली क्योंकि रेसलिंग का बैकग्राउंड है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो बढ़िया कनेक्शन बैठाया ब्रॉन स्ट्रोमैन ने। तो अब यूएसए ओरिजिनल पर ब्रॉन स्ट्रोमैन की खाने पीने की सीरीज़ होने वाली है। शायद मैं कुछ देखूंगा तो आपको बता दूंगा, लेकिन अच्छा लगा कि चलो डब्ल्यूडब्ल्यू से निकलने के बाद भी अभी भी बंदे के पास करने के लिए बहुत कुछ है। और यहाँ पे वो अपने रियल नेम के साथ नहीं,
WWE के ब्रॉन स्ट्रोमैन वाले नेम के साथ ही जा रहे हैं। ब्रॉक लेसनर देखो वापस तो आ गए हैं, लेकिन कंट्रोवर्सीज और बातें उनके अराउंड हमेशा होती रहती हैं कि क्या सारी चीज़ें चल रही है, क्या केस चल रहा है जिसमें उनका नेम था। तो ESPN के जो बंदे हैं मैट कैनी, उनसे ही पूछ लिया सीधा जाके कि भाई ब्रॉक लेसनर रेसल पलूजा में आने वाला है और ऑनगोइंग सिचुएशन जो चल रही है लॉसूट वाली इन्वॉल्विंग विंस मैकमैन एंड ब्रॉक लेसनर्स नेम, तो इसके ऊपर उन्होंने बोला कि देखो भाई हमारा सिंपल है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, जो WWE का इवेंट है हमने उनको खरीद लिया है और उसके बाद हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्रिएटिव कंट्रोल सारा उनके ऊपर है, वो सारा उनका डिपार्टमेंट है। हम ये चीज़ मानते हैं कि हमारा इस चीज़ के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए कि WWE की स्क्रिप्ट क्या है, कौन इसमें इन्वॉल्व है। हमें जो करना होता है वो हम करते हैं और WWE को जो करना है वो करेगी, और बस हम तो सैटरडे का वेट कर रहे हैं जब रेसल पलूजा होगा और हम इस तरीके से ESPN के ऊपर WWE की प्रोग्रामिंग को लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जो सवाल का आंसर था उसको ऐसे ही किया गया कि ना ज़्यादा बोलते हुए बस इस बात को पीछे छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी बंदा ऐसी बात नहीं बोलना चाहेगा जिसकी वजह से उसकी जॉब या फिर उसकी बातों से कुछ अलग अलग चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़े। तो अभी भी नाम तो भाई कंट्रोवर्शियल है ही, मे बी आने वाले कुछ टाइम में जब ब्रॉक लेसनर और ज़्यादा ऐसे फीचर होते रहेंगे तो लोग इस बात को भुला दे, क्योंकि भाई वो केस वेस का तो हिसाब किताब क्या चल रहा है उसका किसी को कोई आइडिया है नहीं। कुछ ब्रॉक लेसनर के बारे में पॉजिटिव बातें भी होती हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं, लेकिन एक बात तय है कि ब्रॉक लेसनर ड्रॉ है, इसी वजह से ब्रॉक लेसनर वापस आया। और ESPN जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर WWE का जब पहला प्रीमियम लाइव इवेंट होगा तो उसको मेन इवेंट करेगा ब्रॉक लेसनर जॉन सीना के साथ। सो दैट्स द बॉटम लाइन, और यही चीज़ ESPN वाले बंदे भी देखते हैं। रोमन रेंस की स्टोरी आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी यहाँ से आगे सर्वाइवर सीरीज़ का जो वॉर गेम्स होगा भाई, यहाँ पे तो इतने डिफरेंट एंगल होंगे स्टोरी लाइन के जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बात तो हमको पता ही है कि अभी जब विजन वाली टीम आ गई है तो ये वॉर गेम्स में होंगे, और सामने जो पंगा होगा वो रोमन रेंस और CM पंक वाले लोगों से होगा, क्योंकि इनका अपना एक अलग ग्रुप बन रहा है। तो इसी ग्रुप में 2 स्टोरीज चलने वाली हैं। पहली स्टोरी विजन का सामना ये सारी रोमन रेंस वाली टीम से, और साथ में खुद की रोमन रेंस की ब्लड लाइन प्रॉब्लम। तो 2 स्टोरी एकदम पैरेलल चलेगी, जहां पे ब्लड लाइन अपने फैमिली डिस्प्यूट के साथ साथ विजन के सामने भी अपने आप को रखेगी और उनको जाकर तोड़ने फोड़ने की कोशिश करेगी। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये स्टोरी चलते चलते इसका फिर जो कंक्लूजन निकलेगा, जो आउटकम निकलेगा, फिर वो लीड करेगा ये जो इनके फैमिली में पंगे चल रहे हैं, जैसे जे उसो का जिमी उसो की बात ना मानना, जे उसो का रोमन रेंस को सुनना, लेकिन जे उसो का फिर कैरेक्टर ऐसा जो इवेंचुअली जाके शायद फिर किसी की भी ना सुने, फिर अगेन वो वाली स्टोरी की रोमन रेंस और जे उसो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो ये विजन वाली स्टोरी लाइन, वॉर गेम्स वाली स्टोरी लाइन, इस वाली स्टोरी के अंदर WWE ऑलरेडी आगे के लिए एक और स्टोरी को पकाएगी। तो भाई ये तो कुछ खतरनाक ही काम होने वाला है, क्योंकि ब्लड लाइन की जो पूरी स्टोरी है वो मज़ा ही हमको इसलिए आता है क्योंकि हर एक बंदे का अपना अलग अलग फ्लेवर था। चाहे आप सैमी ज़ेन की बात कर लो, पॉल हेमन की बात कर लो, रोमन रेंस ऑब्वियसली वहाँ पे था ही, जिमी ऊसो की भी बात कर लो, सोलो सिकोवा की भी बात कर लो, तो ये डिफरेंट डायनामिक आपको इस ब्लड लाइन का फिर से दिखेगा। और मजे की बात ये कि ये करते करते ये लोग विजन के सामने भी उतर रहे होंगे और चैलेंज भी पेश कर रहे होंगे अपना। तो भाई ये तो कुछ मस्ती कहानी हो रही है। लास्ट टाइम ब्लड लाइन की स्टोरी इन्होंने जब रियूनाइट करी थी तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि WWE ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले से सेटअप कर रही है ताकि आगे आगे जैसे जैसे बड़े बड़े शोज़ हों तो इस हिसाब से वो चीज़ें प्लान कर सकें और उसको एग्जीक्यूट भी कर सके। तो डेफिनेटली ये तो एक बहुत मस्त और मज़ेदार चीज़ होने वाली है। अब तो बस रोमन रेंस के वापस आने का ही देरी है, उसके बाद देखते हैं ये जो ऑनगोइंग सिचुएशन है उस पर WWE की प्रोग्रामिंग में रोमन रेंस का रिएक्शन कैसे होता है। और फाइनली बात कर लेते हैं उस बड़ी कहानी के बारे में जो कि अगेन सर्वाइवर सीरीज तक पॉसिबली जा सकती है, या फिर WWE का पता नहीं इसके लिए कहाँ के लिए प्लान है। तो आपको कल वाली वीडियो आपने देखी होगी जहाँ मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल एच ने बोल दिया था कि भाई अगर मैं वापस आना चाहूँ तो उसके ऊपर शॉन माइकल्स ने बोला था कि देन देयर विल बी अ बिग 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 प्रॉब्लम, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो ऑब्वियसली चांसेस बात के बिल्कुल ही लेस हैं कि एक मैच करेंगे, क्योंकि मैंने आपको दोनों ही सुपरस्टार की सिचुएशन बताई है, लेकिन ये अपनी टीम बनाएंगे। और टीम किस तरीके से कि क्योंकि वॉर गेम्स ओरिजिनली कॉन्सेप्ट किसका था, NXT का। NXT के पास वैसा कुछ है नहीं, तो या तो ये NXT वर्सेस मेन रोस्टर की एक कहानी करने वाले हैं जहाँ पे NXT के किसी शो के लिए ये जो मेन रोस्टर के सुपरस्टार है वो NXT के सुपरस्टार से जाके लड़ेंगे, क्योंकि अगर आप NXT को देखोगे तो वो वैसे नहीं रह गई कि बस ये अब एक कोई डेवलपमेंटल टेरिटरी है। यहाँ पे काफ़ी सारी खतरनाक स्टोरी होती है, वो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। तो मेन रोस्टर के सुपरस्टार NXT में जाएंगे,
NXT वाले बंदों से लड़ने के लिए, जो कि होगा टीम ट्रिपल एच वर्सेस टीम शॉन माइकल्स, या फिर दूसरा तरीका क्योंकि अब सर्वाइवर सीरीज आने वाला है तो शायद NXT के सुपरस्टार की जो इन्वॉल्वमेंट है वो सर्वाइवर सीरीज में होगी। और क्या पता इस बार दो दो वॉर गेम्स हो जाएं, वैसे ये तो बहुत ही कम चांस है, लेकिन सर्वाइवर सीरीज की ये वाली थीम भी रहती थी ना पहले कि मेन रोस्टर में ही रॉ वर्सेस स्मैकडाउन या फिर रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वर्सेस NXT, तो शायद वो चीज़ को वो लेके आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सुना तो होगा भाई कि लोग वॉर गेम्स को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो जो ब्रांड वॉरफेयर होता था उसको भी शायद फैंस मिस कर रहे हैं, तो शायद वहाँ से ये स्टोरी बन सकती है। तो लेट्स सी आगे इसको किस तरीके से अनफोल्ड करते हैं, बट हाँ ये जो उन्होंने सेगमेंट किया है इसका डेफिनेटली मतलब तो कुछ है, और अगर नहीं निकला तो भाई फिर क्या कर सकते हो, अपना सिर पीट सकते हो कि खाली में हमने इतना दिमाग क्यों लगा दिया। बाकी ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो उसे लाइक कर देना। मेंबरशिप कंटेंट भी आपको दिख रहा होगा चैनल पे, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।